अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही है 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अच्छा, मस्बत सोच का मैं हमेशा ज़िक्र भी करती हूँ, बात भी करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आसपास के लोगों को हमेशा ये गाइड भी करती रहूँ कि पॉजिटिव सोच हर काम में बड़ी अहमियत रखती है। आप अगर मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मामलात, प्रॉब्लम्स, मसाइल वो कहीं ना कहीं हल होना शुरू हो जाएंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ हम बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वकार तैयब साहब जो कि ट्रेनर भी हैं, एग्जीक्यूटिव कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। और इसी के साथ साथ मौजूद है महर इमरान नवाज साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह लीजिए, आप सुनाएं? ठीक मैं है। ठीक हूँ। देखिए मैंने आपका नाम जो है ना वो बिल्कुल आज ठीक जैसे बोले। बच्चे रट्टा नहीं लगाते, मैंने आपके नाम को इस तरह से याद कर बहुत लिया। शुक्रिया, आपका एहसान। और बताएं कैसे हैं, अल्लाह तबीयत का से शुक्र, ठीक आप है? बिल्कुल ठीक। सर आज वीकेंड कैसा गुजरा आपका? वीकेंड से आगाज़ करते हैं ताकि ज़रा प्रोग्राम को और एनर्जी को थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट कर सकें। वीकेंड होता है जॉब होल्डर्स का, एग्जैक्टली जिनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है। बिल्कुल। जब अगर तो अपना काम हो या आपका काम ही ऐसा हो कि जिसमें आपने मुसलसल ट्रैवलिंग करनी है, तो मैं कहूँगा कि आज भी मेरा वीकेंड ही अच्छा। चल रहा है। यानी आपका वीकेंड नहीं था? कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि संडे जो है मेरी बेटी को हमेशा याद रहता है कि आज हमने मॉल ऑफ मुल्तान जाना है। तो उसको कल आइसक्रीम और फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें उसको वो वीकेंड पे ख़ास तौर पे याद रहता है, मतलब वीकडेज़ में भी। तो अच्छा, फैमिली वाले तो इंतज़ार कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे कि बच्चों की अब ऑब्वियसली स्कूल से छुट्टियां जो हैं वो वीकेंड सैटरडे संडे पे मोस्ट प्रोबेबली आता है। तो बच्चों को इंतज़ार होता है कि कब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे होल डे। बेशक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हालांकि हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग के हवाले से बहुत ज़रूरी चीज़ है कि Exactly. आपकी प्रायोरिटी सेट हों अपने बच्चों के साथ। बच्चों को मालूम हो कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें मुकम्मल वक्त देते हैं, हम पे तवज्जो देते हैं, और क्योंकि इसकी वजह से उनके अंदर एक फ़ीलिंग पैदा होगी, एक एहसास पैदा होगा कि ये हमसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और मोहब्बत का जज्बा जो है जब उनके अंदर अपने वालिदैन के लिए पैदा होगा, तभी वो दुनिया को वो मोहब्बत दे सकेंगे जिसकी हमें आज इस माशरे में ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आजकल जो बेसिक प्रॉब्लम चल रहा है ना, आप देखें अगर वैसे तो चाइल्ड लेबर भी इतना आम होता जा रहा है, कहने को गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चाइल्ड लेबर की भी बात करें तो उसमें लोग जो हैं बच्चों को मिडिल क्लास देख लें, लोअर मिडिल क्लास देख लें, वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, जो लोग पढ़ा लेते हैं या जो फोर्सफुली जिनको लोग अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में कोई मुलाजमा काम करती हैं, अगर आप उन्हें फ़ोर्स करते हैं कि नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो लोगों का अलमिया ये होता है कि नहीं जी तालीम के बाद कौन सा कोई जॉब है या नौकरियां हैं, नौकरियां तो पैसे नहीं हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आज से काम करना शुरू कर दें। तो मुझे इस हवाले से भी बताइएगा कि फिर एक तो हमारी कुछ ऐसे स्पेसिफिक परसेंटेज है कि जो एजुकेशन की तरफ आती ही नहीं है, फिर जो लोग एजुकेशन में आ जाते हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो मास्टर्स पीएचडी होल्डर्स हैं, जो एमफिल कर लेते हैं, उनके लिए मुलाजमतों का बड़ा मसला है। तो मुझे बताइएगा कि नौजवान जो हैं वो मास्टर्स के बाद कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको ऑप्ट कर सकते हैं? देखें, अगर ये सवाल आज से हमको कम से कम 30 साल पहले पूछ रहे होते तो हम ये कह सकते थे कि एक मसला है कि अगर आपके पास एक डिग्री है और उसकी आपको जॉब नहीं मिल रही तो एक मसला है। अभी भी मैं स्टिल मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके लिए आपको किसी जॉब की ही ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो रिसर्च बेस्ड हैं या कोई सब्जेक्ट बेस्ड हैं। लेकिन अब ज़्यादातर फील्ड्स ऐसी हैं, ज़्यादातर डिग्रीज़ ऐसी हैं जिसमें अगर आप कमाना चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये देखें कि जॉब अगर आप कर रहे हैं किसी बिज़नेस में, किसी के बिज़नेस में कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसी में कर रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पे आप अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी स्किल्स दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं।
और उनके बिजनेस को बढ़ाने में किरदार अदा कर रही हैं। तो आज का जो हमारा दौर है, जो हमारे ग्लोबल विलेज अब हम बन चुके हैं, यानी कि यहाँ से बैठ के मैं अभी फौरी तौर पे अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर किसी क्लाइंट से बात करना चाहूँ तो कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती। और ये जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एरा है, एआई का जो एरा है, इसकी वजह से आपको वो ज़रूरी स्किल सीखनी है जिसकी वजह से आप अपना काम शुरू कर सकें। और अब अपना काम के हवाले से भी अगर वही मैं 30 साल पहले की बात करूं तो सरमाया चाहिए, दुकान चाहिए, एक जगह चाहिए, लेकिन अब आपके पास सिंपल एक डिवाइस होनी चाहिए जिसे आप दुनिया भर में किसी से भी कनेक्ट कर सकें। आपको इस बात का फ़ैसला करना है कि मैं क्या बेच सकता हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मुझे क्या सर्विसेज देनी है और मुझे किस मुल्क में किसके साथ काम करना है, और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि अब वहाँ पे फिर एक्सपर्ट आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि कौन सी डिग्री या किस किस्म की स्किल के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वाकई सोशल मीडिया ने, अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीज़ों को आसान बना दिया है। बहुत सारी मैंने ऐसे ख़वातीन देखी हैं जो कि घर बैठ के अपना बिज़नेस चला रही हैं और बड़े अच्छे से चला रही हैं। जी। अच्छा महर साहब, मुझे बताइएगा, वैसे तो जश्न आज़ादी करीब है और जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो मनाया भी जा रहा है, तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन एक जो मेजर मसला सामने आया है ना, वो ये है कि बाजों पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने। ऐसे ही तो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल भी परेशान है इस बात से। देखें, बहुत जो एक अजीब ही ये फैसला है। पहले तो हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है। ठीक भी है, मेरे ख्याल से तो 100% ठीक है ये। अब देखिए, पूरी दुनिया में जब कोई सेलिब्रेशंस होती है तो हम देख रहे होते हैं, सेलिब्रेशन अलामत ये ढोल बाजे, तो इसके बगैर सेलिब्रेशन तो होती नहीं है। बिल्कुल, ये भी है। तो हम पूरी ये इससे बड़ी सेलिब्रेशन मेरा ख्याल है हमारी कोई है नहीं कि हमें मुल्क एक अलग हमें मुल्क मिल गया और उसका जश्न हमने मनाना है और साल में एक दिन मनाना है। तो एक दिन तो मेरा ख्याल है बाजे बजाने चाहिए, बच्चों को जो है ना इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। बड़े तो बजाते नहीं है, उन्होंने बड़े भी बड़े, हमारी शायद सोई हुई कौम जाग जाए, सोई हुई कौम शायद जाग जाए। तो इसमें मैसेज भी होता है, सेलिब्रेशन, आज़ादी का सेलिब्रेशन मनाने के लिए बाजे जो है वो, उसके बगैर तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या जश्न आज़ादी है। हाँ, ये तो है, हमने असल में अलामत बना ली है ना पिछले कई सालों से। आप देखें, जब छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, अगस्त का महीना शुरू होता है तो हमें मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उन स्टॉल्स की जो रौनक होती है ना, वो बाजे ही होते हैं और वहाँ पे वो पाकिस्तानी फ्लैग्स पड़े होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहूँगा। लीजिए, देखें कि अगस्त शुरू हुआ और ये जो बाजे, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी ये पिछले माह ही शुरू हो गई हो। बिल्कुल ऐसे। इस वक्त हर छोटा ताजर जो है, जिसने इन बाजों से ही पूरा एक महीना जो है वो बेच के रोज़ी कमानी है, ये तो हकीकत। जब उनके उस पे स्टॉल पे पहुंचे हैं उस वक्त ये नोटिफिकेशन आया है कि इनको अब रिमूव कर दो। इस वक्त मुल्तान में जो ज़िला इंतज़ामिया पीरा फोर्स वो उन लोगों के बाजी उठा रही है। मेरा ख्याल है अगर ये पाबंदी लगानी ही थी तो 1-2 महीने पहले, ताकि मैन्युफैक्चरिंग ना होती, बड़े ताजर जो है उन्होंने फ़रोग कर दिया, पैसा कमा लिया। अब जी बेचारे जिसने 5000 रुपए के वो बाजे खरीदे, अब उसके बाजे ही उठेंगे, उसका बाजा ही बजेगा। तो ये जो हमारी जो हिकमत अमली होती है ना, जब हम ऐन मौके पे या तो पॉलिसीज जो बन जाती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन लेट होती है या फिर पॉलिसीज लेट बनती हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असर जहानिया, सैयद हसन जहानिया। ठीक है हसन, बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी बाजों के हवाले से बात चल रही थी, तो आप एक गेस्ट भी बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि बाजे बजाने चाहिए बच्चों को, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मौजूद कौमों को जो है इस तरह की जो ख़ास तौर पर नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें अपने बच्चों को थोड़ा सा ये सिखाना चाहिए। मौजूद कौमें क्या करती हैं, 14 अगस्त से हम माहौलियात के हवाले से हमें पौधे लगाने चाहिए। बच्चों को महज़ब अंदाज में अपनी आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं, बामकसद आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं, उसके हवाले से अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, बजाय इसके कि बाजा बजना चाहिए या बाजा नहीं बजना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, वैसे तो मैं खुद भी ऐड ऑन करना चाहूँगी इस बात पे
पहले तो उस तर्ज में बात हुई नहीं थी कि बाजे बजने चाहिए, शायद गलत फहमी हो गई, लेकिन हाँ बाजे बजने उस सूरत में चाहिए वो इस तरह से कि देखें, या तो आप बहुत अरसे से आप इस चीज़ पे पाबंदी होती, फिर आप कहते हैं कि हमें इस तरीके से, तो देखें शादियों पे बड़ा लाउड म्यूज़िक होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जगह छोटी मुख्तस छोटी कर देनी तकरीबात चाहिए, पे बहुत ज़्यादा जो है वो ढोल भी बजाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, वहाँ पे हमें नॉइज़ पोल्यूशन क्यों याद नहीं आता। तो खैर दूसरा जो जगह मुख्तस कर देनी Exactly. चाहिए, स्टेडियम्स हैं, पे फिर जाएं आप और वहाँ पे इसका एग्जैक्टली इज़हार आप करें। ऐसे कोई स्टेप्स लें। हाँ जी। देखिए वो तो बच्चा है, बच्चे को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ के घसीट के एक चीज़ अलीज़े पर नहीं ला इंतज़ामिया सकते। बीट में देखता हूँ, यकीन करें इंतहाई दुख हुआ जब स्टॉल से, जब पीरा फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स वगैरह ये सारे मिल के कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और जो एक बुज़ुर्ग बेच रहा है 5,000 के उसने बाजे लिए हैं और 8,000 के उसने बेचने हैं और उसके उठा लेंगे तो घर में क्या होगा। मैं इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ कि जब एक चीज़ मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो जाती है उसके बाद कहते हैं नहीं। शॉपर्स के ख़िलाफ़ पाबंदी लगी और कितने अरसे से लग रही है, क्या करते हैं दुकानों से वो शॉपर्स उठा रहे हैं, भाई जो फैक्ट्री बना रही है आप उस उन फैक्ट्री को सील करें, उसके मालिक पे मुकदमा दर्ज कराएं। हम बड़े ताजरों को, बड़े असल में मगरमच्छों हमारा को हम नहीं जोर करते। जिन पे चलता है ना, हम वहाँ पे अपना जोर चलाते हैं। मेरा ज़्यादा इशू ये नहीं था, बाजे वो सही कह रहे थे, महज़ब कौमें दूसरे तरीके से भी हम नवाफिल अदा करके, हम दरख्त लगा के बिल्कुल इसको सेलिब्रेशन कर, लेकिन यूरोप में देख लें जब भी सेलिब्रेशन होती है उनकी जगह मुख्तस कर दी जाती है। वो गली, वो एक मोहल्ला, वो एक स्टेडियम, एक वो जगह जहाँ पे जाके सेलिब्रेशन जो करना चाहे उसको आज़ादी अच्छा, है। फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई ऐसी कैंपेन्स भी तो करें ना, कि जिसमें अगर दरख्त लगाने हैं या आप आज़ादी के हवाले से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो आप फिर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टैब्लोज़ वगैरह यूनिवर्सिटीज़ हम में अपने दौर में यही था। आप वो एक्टिविटीज़ करवाएं। फिर दरख्त लगाने की बात आती है तो आप कोई स्पेसिफिक कैंपेन्स इदारों के थ्रू करवाएं, ख़ास तौर पे 14 अगस्त को, कि आप दरख्त लगाने की कोई कैंपेन्स करवाएं, फिर तो है। लेकिन अगर बात वही आ जाती है कि आप अगर किसी बड़े ताजरों को छोड़ के और जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जब छोटे स्टॉल्स पे आ गए, जब बिकना शुरू हो गए, और तब 14 अगस्त आपने शुरू हो गया, एग्जैक्टली 5-6 अगस्त को याद आता अच्छा है कि लोगों ने ले भी लिए, हाँ, बहुत ले सारे भी लोगों ने लिए, बिल्कुल परचेज भी कर लिए, ऐसे क्योंकि ही। लोगों का, बच्चों का यही शोर होता है, जैसे 1 अगस्त आता है ऐसे ही। तो उनका होता है कि बस हमें ये चीज़ें मिल जानी चाहिए, फ्लैग्स मिल जाने चाहिए, झंडियाँ होती हैं, बच्चे तो 1 अगस्त से लगाना शुरू कर ऐसे ही। देते हैं। तो ये पॉलिसीज़ अगर बनानी थी तो ये वक्त से पहले बनानी वक्त से चाहिए थी। पहले होनी चाहिए। सर आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पहले जाहिर सी बात है पॉलिसी बननी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो शायद किसी ने ज़ोर से बाजा बजा दिया और हमारी सोई हुई हुकूमत जाग गई कि ये क्या हो रहा है, कोई डिस्टर्ब हो गया तो उन्होंने कहा ये सारे उन्होंने बाजे कहा ये उठाओ। बाजे उठा दें। और जाहिर सी बात है हम अगर स्टैंडर्ड्स की दुनिया की, मतलब मेरा जो काम भी है और जिस हवाले से मुझे जाना जाता है, ख़ास तौर पे इकबालियात के हवाले से, तो इकबाल तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जो महज़ब कौमें हैं उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारे तो गुनाह भी जो है ना वो दूसरी कौमों की, हमारी जो नेकियां हैं वो दूसरी कौमों के गुनाहों से भी बदतर हैं। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि एक पूरी कैंपेन जो डिज़ाइन करने की तो ज़रूरत है, लेकिन अगर उस बारे में हम सीरियस ही नहीं होंगे, हम तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर सीरियस नहीं हैं, तो असूल सीधा से ये होता है कि जो आपके दस्तरस में है, यानी कि अगर इकॉनमी ठीक करनी है उसके ऊपर हमारा जो इजलास होगा उस पर सबसे कम बात होगी, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा बात होगी कि तजावुज़ात हैं तो रेडियाँ उठा लो या बाजे उठा लो। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद डिस्कशन करेंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर रहे थे हम। वकार साहब, हम पहले वही बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनकी मुलाजमत का बड़ा मसला होता है।
तो आपको क्या लगता है कि इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि बच्चों का नेटवर्क जो है, जैसे वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो आप वैसा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स का नेटवर्क भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उन्होंने किस हिसाब से आगे जॉब करनी है, क्या कारोबार करना है? ये तो कानून फितरत है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये तो कानून फितरत है। आप किसी एक ख़राब फल को सेहतमंद फलों के बीच में रख दें तो वो बाकियों को भी ख़राब कर ऐसा देगा। ही है। बिजनेसेस के हवाले से एक केस स्टडी है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं जाके ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा। जेफ बेजोस जो उसके अमेज़ॉन के फाउंडर और सीईओ हैं, ठीक है। उन्होंने 2010 में रिलोकेट किया उस इलाके में, उस कॉलोनी में जहाँ पे बिल गेट्स रहता था और जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के तमाम एग्जेक्टिव्स रहते थे। फिर अच्छा। इसके ऊपर उनका इंटरव्यू और सारी कहानी है कि वहाँ से फिर जो है अमेज़ॉन ने टेक ऑफ किस तरह शुरू किया। जिम रॉन का एक रूल है, द रूल ऑफ थंब, कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप जिस तरह के 5 लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में ये कहानियाँ अपनी आंखों से देखी हैं, मेरे घर में, और मैं खुद उसकी मिसाल हूँ। आप अगर अदीब बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो राइटर्स के बीच में उठना बैठना शुरू कर दें। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन कारोबारी लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर दें। आप एक किसी गलत अगर फ़र्द के हाथ चढ़ गए, किसी गलत लत, मतलब जिनको लत होती है उसके बीच में चढ़ गए, तो आप वैसे उनकी जो वो आदत है वो अडॉप्ट कर लेंगे। इस बारे में अल्लामा इकबाल ने 2 बातें की थी। एक उन्होंने कहा था, हुई ना ज़ाग़ में पैदा बुलंद परवाज़ी, ख़राब कर गई शाही बच्चे को सोहबत ज़ाग़। ज़ाग़ का मतलब कौवा, कि पहले तो बुराई जो है वो हम फौरी तौर पे अडॉप्ट करते हैं। और ज़्यादा तादाद में कौन लोग हैं, ज़्यादा तादाद में आपके गिर्द कौन कौन लोग रहते हैं, ऑटोमेटिकली आप अडॉप्ट करेंगे, आप सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करेंगे। ऐसा ही है। दूसरा उन्होंने ये कहा था, फिर हमारी शाहीन बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो फरेब खुर्दा शाही कि पला हो करगसों में। हम बच्चों को शाहीन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। जो बच्चा शाहीन बच्चा करगसों के बीच में पला हो, तो उसको कभी भी नहीं पता चलेगा कि शाहीन की क्या क्या खासियतें होती हैं। सो अपनी सोहबत बदलें और आप देखें उसका मैजिक। तो अपने नेटवर्क को बढ़ा कैसे सकते हैं? हाँ, अब पहले आ जाते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर रहते हुए। आपके पास सोसाइटीज़ होती हैं, आपके पास सोशल वर्क होता है, आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। आपके पास यूनिवर्सिटी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, आमतौर पे तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हर किस्म की सोसाइटीज़ बनी होती हैं। अपने ज़ौक़ के मुताबिक कोई सोसाइटी चूज़ कर लें, उसमें पार्टिसिपेट करें। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, आपको तकरीर का शौक़ है, आपको मीडिया का शौक़, उसके मुताबिक। अच्छा, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को खुद प्रमोट करती हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा है। अब मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ कि यूनिवर्सिटी लाइफ से ही जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में आई, और उसके बाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम इदारे आते हैं। वहाँ पे आपके चैम्बर्स भी आते हैं, आपका स्टेट बैंक भी आता है, आपकी एनजीओज़ भी आती हैं, सब लोग वहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट्स भी हो रही होती हैं। सो वो लोग जब वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अच्छे लोगों को वो आइडेंटिफाई करते हैं। जब आपकी वहाँ पे स्किल्स पॉलिश, सबसे पहले तो पॉलिश होंगी, वहाँ से आपका नेटवर्क बनना शुरू होगा। और ऐसा हमने अमूमी तौर पे 90% से ज़्यादा केसेस में देखा है कि अगर आप एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही, सो 90% से ज़्यादा केसेस में ग्रेजुएट होने से पहले जॉब आपके पास होगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें आपकी अपनी स्ट्रगल बहुत मैटर करती है। अगर तो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो सिर्फ यही होता है कि आप अच्छा जीपीए ले लें, आप अच्छे मार्क्स ले लें, आप पोजीशन होल्डर बन जाएं, दैट्स इट। उसके बाद फिर वो 4 साल की डिग्री के बाद हैरान और परेशान बैठे होते हैं कि हमारे पास तो जॉब नहीं है। मैं अब दूसरी साइड की अगर रिप्रेजेंटेशन करूं, यानी कि एज ए एम्प्लॉयर, कि जब हम कोई रिक्रूटमेंट करते हैं, या 8 साल मैंने पंजाब आईटी बोर्ड में काम किया, हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के और बहुत सारी कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स में हूँ। सो एक प्रॉब्लम, जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि जो पोजीशन, ख़ास तौर पे कोई टेक्निकल पोजीशन या कोई एक्सपीरियंस पोजीशन, उसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो उसका बंदा ही नहीं मिलता। आप कह रही हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिलती, हम कह रहे हैं हमें उस पोजीशन का कैंडिडेट नहीं मिलता। ऐसी अभी भी मैं ऐसे दर्जनों अपने दोस्तों को जानता हूँ, उनमें उनकी वैकेंसीज़ ओपन हैं,
सर हमारे यहाँ ना नॉलेज की भी बड़ी कमी है, इंफॉर्मेशन की भी नहीं बड़ी नहीं नहीं, कमी है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन अब हमारे नौजवानों के पास बहुत है, लेकिन मसला ये है कि वो ये नहीं जानते कि ये वाला इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कैसे करना है और इसको प्रैक्टिकल स्किल कैसे बनाना है। अब आप ये देखें कि अगर किसी भी डिग्री की मिसाल ले लें, मैं यहाँ पे आप जाके रिसर्च कर लें, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कर लें, इंटरनेशनल फोरम्स की कर लें, जो मैं आपके सामने यहाँ पे स्टैट्स पेश करने लगा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, आप मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई MBA है और वो, यानी MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन किसी वो बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं, दे डोंट इवन नो द ABC ऑफ दैट बिजनेस। एडमिन करना तो बहुत दूर की बात है। सो वो प्रैक्टिकल स्किल जो हैं, मार्केट की स्किल्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे आपसे पूछूं, हमारे नौजवानों की इस तरफ ख़ास तौर पे मेरी जितनी बातें हैं ना, उनको ऐसे ना लीजिएगा बल्कि इन पे रिसर्च कीजिएगा। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट शाया की, फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025। अच्छा 2025 में क्या जॉब्स की नेचर क्या होगी, और वो आज के मतलब आज हम 2025 में बैठे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें उन्होंने टॉप 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की लिस्ट एक शाया की। आप जानकर हैरान होंगी कि वो 10 स्किल्स क्या हैं। वो 10 में पहली 3 स्किल्स का सिर्फ नाम लूँगा। सबसे पहले नंबर पे जो स्किल है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। यस, डू यू हैव दिस एबिलिटी टू एनालाइज अ सिचुएशन। सेकंड नंबर पे है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और थर्ड नंबर पे है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स में बैठता हूँ और मैं ये उनसे पूछता हूँ, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट्स में किस तरह ये 3 स्किल्स पैदा कर रहे हैं, उसको कैसे एनालिटिकल बना रहे हैं, उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ला रहे हैं, उसमें कैसे क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो सामने नज़र आ रहा है उससे हट के कोई ऐसा सवाल करना, और हम तो डिस्करेज करते हैं कि नहीं ये तो कोर्स का हिस्सा नहीं है, हिस्सा ही नहीं है, आप ये ये सवाल सवाल तो कोर्स क्यों का कर हिस्सा रहे नहीं हैं? है, हाँ ये तो आना ही नहीं है। और ज़्यादातर जो टीचर्स ऐसा ही है। हैं वो डिस्करेज करते हैं। सो इसका मतलब अब ये नहीं है कि हम ये सारी ब्लेम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे डाल रहे हैं। खुद कहीं ना कहीं पे हम अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं, मेरे जो इस वक्त व्यूअर हैं अगर वो स्टूडेंट हैं तो उन्होंने अपने तौर पे काम करना है। ठीक है, लेकिन कहीं हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी हाई अथॉरिटीज़ की जानिब से भी कमी तो है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। हम सारा मलबा स्टूडेंट्स पे भी नहीं गिरा सकते। अच्छा जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा महर साहब, फैमिली के जो केसेस हैं वो कोर्ट में भी देखें तो उसमें काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज़ के जो मसाइल हैं, अच्छा उसमें 2-3 चीज़ें और भी निकलती हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एक जो हम में अदम बर्दाश्त आ गया है, में भी वो भी रीज़न हो सकती है। फिर ये कि और भी काफ़ी वजूहात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरी जानिब सुख दा वेड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक तो मैं उसकी डिटेल्स भी जानना चाहूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या वजूहात है जिनकी वजह से कोर्ट में भी हर जगह फैमिली केसेस की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल अलीज़ा, एक अहम टॉपिक है और हर घर का मेरा ख्याल है ये मसला है कि कुछ घर जो है वो बचा जाते हैं अफ़ाम व तफ़ीम के साथ, सब्र के साथ, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करते हुए, और कुछ जो है वो जब बर्दाश्त नहीं होती तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन जो रह जाती है वो कोर्ट्स हैं। तो कोर्ट्स की मैं बात करूं, मुल्तान में 11,000 फैमिली के केसेस इस वक्त चल रहे हैं। 11,000? जिनमें तनसीख निकाह है, जिनमें हस्बैंड ने जानशोई का दावे किए हुए हैं। जानशोई बोलते हैं भाई मेरी बीवी मुझसे खफा है और मेरे साथ जो है वो अदालत हमारी सुलह तस्वीया करा दे और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, उसके साथ तीसरा जहेज सामान है, बच्चों के खर्चे हैं, जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपने ख़र्चों के हवाले से किए हुए हैं। वालदैन ने, मर्द ने बच्चों से मुलाकातों के हवाले से, यानी जब देखें कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जब शादी हो जाती है, जहेज सामान वो ख़ातून जो है वो लेके अपने हस्बैंड के घर ही वहाँ पे जो उसके घर मिलते जाती है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो फिर
सामान वहाँ रह जाता है, बच्चे और खातून ऐसा वापस ही है। चली जाती हैं या किसी और घर में शिफ्ट हो जाती हैं ठीक है। रेंट के, तो फिर वो सामान वहाँ से वो उठाने नहीं दिया जाता। तो इसके केसेस हैं सामान जहेज़ के, या लड़ाई झगड़े में वो कहते हैं हमें हमारा सामान जो है वो वापस ऐसा ही दिया है। जाए। तो ये तमाम मिला के 11,000 जो केसेस हैं, और बहुत बड़ी ये 11,000 एक बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ा फिगर है। तो इन तमाम चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के हवाले से पहले मुख्तलिफ सिस्टम्स होते थे। एक तो बड़ों की, आपको भी पता है कि इस्लामी माशरा जैसा कि हमारा है, इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए हमारे बड़े किरदार अदा करते थे, ऐसा ही है। और सब्र था, बर्दाश्त था। लेकिन जैसे ही अब दौर चेंज हो गया, सोशल मीडिया का एक आ गया, ख्वाहिशात बढ़ गई, या एक दूसरे को देखा देखी भी बहुत ज़्यादा मामला ऐसा ही जो है। हैं वो इसमें हमने देखा, जिसकी वजूहत हैं। हुआ क्या कि ADR कोर्ट्स पहले बनाई गई थी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट अच्छा। रेजोल्यूशन कोर्ट्स, मसालती कोर्ट्स। 2016 की बात है, जिससे मंसूर अली शाह साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ठीक है। ये सिस्टम लाया था और बड़ा ज़बरदस्त था। जज जो है वो ऐसी सिंपल ड्रेस में बैठता था और कोर्ट में बड़ा खुशगवार माहौल होता था। वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले जो केसेस किसी भी कोर्ट में दायर करते थे, पहले उस कोर्ट में भिजवाए जाते थे। उस अच्छा। कोर्ट में वो जज दोनों को बुला लेता था, एक VIP कॉफ़ी बनवाई जाती थी दोनों के लिए। खाने पीने का वहाँ किचन होता था, कुक ले आता था सामने, दोनों को बिठाते थे। और वो ऐसा जोली टाइप जज होता था, ज़हीन, जो बातों बातों में ना, जिसके अंदर एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है दो फरीकैन के दरमियान सुलह करवाने की, तो वो उनको बिठा के सुलह कराता था। और जो कामयाब सुलह हो जाती थी वहाँ से उनको घर भेज दिया जाता था, उनकी लिख पढ़ करके जो भी दोनों के, और जो नहीं होती थी फिर वो दोबारा कोर्ट में भेज देते थे, ताकि जिसका वो जज समझता था ADR कोर्ट का कि ये सुलह नहीं होगी, फिर वो तलाक में बात जाती थी, या जो भी केस दायर होता था। ठीक है। तो तकरीबन 70 to 80% केसेस ऐसे होते थे, सॉर्ट आउट हो जाते थे। वो एक जब नहीं मान रहे, फिर दूसरे नहीं, मेरी अम्मी की इंसल्ट की है, अगली मरतबा अम्मी को लेके आना, नहीं इसने मेरे अब्बू के बारे में ये बात की है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, हस्बैंड या बीवी। तो फिर वो अम्मी अब्बू भी आते थे, उनको समझाया जाता था, बिठाया, तो वो बड़ा माहौल होता था वहाँ पे ना। वो जज साहबान यानी इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया और जाता था। वकला जो केस दायर कर रहे होते उन वकला को इंगेज करते थे, वो भी कोशिश कर रहे होते थे कि भाई इनका आपस में सुलह हो जाए, किसी तरह वो मैटर जो है कोर्स वो खत्म हल हो हो गई। जाए। जैसे वो ट्रांसफर हुए वहाँ से, अच्छा। तो वो ख़त्म। वो इससे पहले जो यूनियन काउंसिल का एक वो होता था कि काउंसलर बिठाता था और दोनों को, वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया। अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मियाँ बीवी के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, तो वो अदालतों के अलावा कोई वो नहीं है। और जब एक फरीक अदालत पहुंच जाता है तो दूसरा और ज़्यादा गुस्से, अच्छा इसने कोर्ट में गए, अब मैं भी देख लूँगा। यानी वो नहीं देखते बच्चे रुल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सारा कुछ। फिर बाद एंड में जो है वो ज़्यादा तलाक़ों पे जो है अच्छा ये एंड हो रही है। तो हुकूमत ने, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा का, जिन्होंने ये एक सुख दा वेड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस पे अभी वर्किंग जारी है, मुल्तान में उसकी बिल्डिंग बन रही है। और सुख दा वेड़ा ये बताया ये जा रहा है कि ये एक ऐसा निज़ाम होगा जिसमें जब लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ पे बैठ के किसी का अपॉइंट किया जाएगा, और यही इसी तरह जो ADR कोर्ट्स की तरह वो सुलह करवाएंगे। और उनका वो अभी ये सुख दा वेड़ा कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने, तो ये इसका आगाज़ कब से होगा? देखें, अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उस बिल्डिंग के हवाले से, वहाँ जो लोग तैनात होंगे उस हवाले से अभी इब्तदाई तौर पे काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी देखते हैं, अभी उन्होंने टाइम तो नहीं दिया, जैसे बिल्डिंग बनेगी 1 महीने 2 महीने में जैसे ये शुरू होगा, मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा भी सही, होने भी चाहिए, होने चाहिए भी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने भी चाहिए, ताकि एक तो आपने बात की ना कि देखा देखी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वाकई सोशल मीडिया, अब हमारे हाथ में मोबाइल है, हाँ, हम यूरोप की लाइफ जो है वो देख रहे हैं, और फिर हम उसी चीज़ को एडमायर भी कर रहे हैं, और एडमायर करने के बाद हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम भी उसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, हमारे यहाँ भी मामलात वैसे होने चाहिए। जबकि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोगों की नेचर, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ वहाँ से मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे पार्किंग के हवाले से भी बताइएगा कि आपने अक्सर बार, हाँ, हम यहाँ पे बात करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं
कचहरी में जो पार्किंग का मसला है और जो पार्किंग के मसाइल के ऊपर जो भी डिस्कशंस हुई, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो मुझे उसके बारे में बताइएगा कि अभी जो पार्किंग का मसला है वो कहाँ तक है और जो नई जगह थी वो फ़ाल क्यों नहीं हो पा रही? लीजिए, देखें, बहुत बड़ा मसला है और दरीना मुल्तान का मसला है। आप जब जब जा रहे हो और चौक कचहरी से आपने गुजरना हो तो आधा घंटा आप चौक कचहरी पे जो है ना, उस पार्किंग के एक समंदर से आपको गुजर के जाना पड़ता है, जो गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होती हैं। पूरे शहर में तजावज़ात हो रही हैं, लेकिन कचहरी चौक वो वाहिद जगह है जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के बिल्कुल सामने, आंखों के सामने, वहाँ पे सड़क पे खड़ी गाड़ियों की सूरत में है। इन तजावज़ात को आज तक कोई नहीं हटा सका, चाहे बड़े से बड़ा भी मुफक्किर क्यों नहीं यहाँ पे आया, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं आया। तो उस हवाले से एक फ़ैसला किया गया था पार्किंग प्लाजा बनाने का। पार्किंग प्लाजा बन चुका हुआ है, फिनिशिंग हो गई है। सिर्फ अब एक किसी ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहा है जो आए और कहे कि आप इस चलें जी, ये इसका आगाज़ हो चुका है, अब आप यहाँ से शुरू कर दें। लेकिन वो मसीहा जो है, गाड़ियाँ तो शिफ्ट हो जाएंगी, वो सोच नहीं शिफ्ट हो सकती ना कि मेरी गाड़ी गेट के पार होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन देखें, मुतबादिल जगह, सही कह रहे हैं हाँ, वो तो मुतबादिल तो बहुत सारी जगह और बहुत सालों से हम भाई, आप रोड, मैं तो कहता हूँ बड़ा एहसान है कि आपने वो जो 60 फुट का रोड है उसमें से 5-10 फुट जगह छोड़ दी, गाड़ी की जगह। किसी दिन वो भी ना छोड़े तो हम क्या कर लेंगे? अब क्या है, अब ये है कि पहले मुतबादिल जगह ऑफिशियली नहीं थी, अब ऑफिशियली एक मुतबादिल जगह दे दी है, वो गई बन भी गया है, लेकिन अब समझ नहीं आ फाल रहा क्यों नहीं हो पा रहा। फाल इसलिए अब हमने जो एज अ रिपोर्टर मैंने जब जाके पूछा, एक तो इलेक्शन है, वो एक ग्रुप ये कह रहा है कि शायद इलेक्शनों की वजह है कि इलेक्शनों के बाद फाल हो। दूसरी तरफ ये पूरे जो हमारे सदर सेक्रेटरी हैं, अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास गए, उन्हें ये फाल करने के हवाले से, क्योंकि फाल करने के अहकामात देने हैं सेशन जज मुल्तान ने। अच्छा। क्योंकि ये प्लाजा उन्हीं की सुपरविजन में है, या हमारे कमिश्नर साहब भी ये मिल के। तो अभी चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी साहब ने 1 महीने का टाइम, भाई 1 महीने में कर दिया जाएगा, फाइनल है सारा, बस वो आर्डर्स के इंतज़ार है। और मैं आपको ये भी अब रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे प्रोग्राम के बाद सदर हाई कोर्ट बार आ रहे हैं अगले आपके प्रोग्राम में, तो उनसे आप ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी इस हवाले से जो है उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। ये इसका जो सवाल का जवाब है वो ही देंगे, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। अब वो देखें, एक पार्किंग के मसले की वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो यहाँ से डेली गुजरते हैं, जिन्होंने अपनी जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, लेकिन वो सिर्फ इन मामलात की वजह से, पार्किंग के मसाइल की वजह से वक्त पे नहीं पहुँच पाते। फिर आप देखें डेली बेसिस पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो कोई एक मसला नहीं है यहाँ पे, पार्किंग की वजह से और बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी सोसाइटी में पैदा हो रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। शवकाश साहब, मुझे बताइएगा कि नौजवान जो हैं, हमारी यंग जनरेशन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह आ सकते हैं? आप सबसे पहले तो आपको ऐसी स्किल्स चाहिए ना। यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप रहते हैं तो आप, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कोई भी पेशा इख्तियार करना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। तो आपकी जिस तरह की डिग्री है और उससे रिलेटेड आप जिस जॉब में आना चाहते हैं, जिस किस्म के बिज़नेस में या जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कोशिश यही करें कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया कौन सा, लिंक्डइन पे कोशिश करें कि उस फील्ड के तमाम लोगों को कनेक्ट करें, उस फील्ड के तमाम लोगों को फॉलो करें, उनको देखें, उनके इवेंट्स देखें जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, और फिर कोशिश करें कि उससे रिलेटेड कोई इवेंट मिस ना करें। अच्छा। वो आपके शहर में हो रहा हो, वो आपके शहर से बाहर हो रहा हो, चाहे वो सेमिनार्स हो, कुछ भी किसी भी किस्म का, और ये इससे रिगार्डलेस कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि फ़ायदा नुकसान जो है वो हम अपनी ज़ाहिरी चीज़ों की बुनियाद पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फ्यूचर किस तरह का है, वो फ्यूचर बनता है आपके जो
हाल के जो यानी आपके जो प्रेजेंट डिसीजंस हैं उसकी बेसिस पे आपका फ्यूचर बन रहा होता है। सो उन लोगों के साथ कनेक्ट करें। दूसरे नंबर पे फिर ये देखें कि उस जगह पे जाने के लिए उस कोई अगर आप स्पेसिफिक पोजीशन को एम कर रहे हैं तो उस पोजीशन की रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, वो आपकी स्टडी से हट के बिल्कुल होंगी। यानी उस पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको किस किस्म की जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो लीडरशिप पोजीशन पर है, मैनेजमेंट पोजीशन पर है, सेल्स में है, किस किस्म की उसको ज़रूरत है, उस तरह की स्किल्स को सीखना शुरू करें। अब सीखने के हवाले से अगर आपके शहर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। आप कोर्सरा पे जाके, आप यूडेमी पर, ईडेक्स पर, लिंक्डइन लर्निंग पर, दुनिया में कहीं भी आप वो स्किल सिर्फ एक उसको सर्च करें और आपको उससे रिलेटेड लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, लाखों कोर्सेज मिल जाएंगे। उसको सीखना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन लाएं, अपने गोल जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपको अगले 5 साल में क्या चाहिए, और उसके लिए आज से कोशिश शुरू करें तो जाके आपको 5 साल बाद में मिलें। ठीक है, यानी हमें उस फील्ड से, जिस स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड रहना है बिल्कुल, उससे उसमें क्या अपडेट्स आ रही हैं, ठीक किस है। किस्म की उसमें स्किल्स की ज़रूरत है। और चेंजिंग्स भी आती हैं ना फिर फील्ड में, बहुत ज़्यादा आती सारी हैं ना आज के वक्त के हमारी, साथ साथ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना फिर भी बहुत मतलब ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो तब्दीलियों को आने में बहुत वक्त लगता है। मतलब एक समझ लें कि आज अगर कोई तब्दीली दुनिया में आ रही है तो वो पाकिस्तान को अडॉप्ट करने में 10 साल से ज़्यादा अरसा लग जाता है। सो फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं और आपने 2 साल 3 साल बाद उसको ज्वाइन करना है, तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पता है किस चीज़ से पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा बंदे से। ठीक है, वो बंदा जो यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आपकी ये जो पोस्ट है, इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी यूनिवर्सिटी में 4 GPA थी या 2.0, सो कोई फ़र्क पड़ा? बल्कि यहाँ पे उस बंदे की ज़रूरत है, एक ऐसी एंकर की ज़रूरत है जो अच्छा बोल सके, जो सिचुएशन को अच्छा डील कर सके, जो लोगों से अच्छे सवालात कर सके। ये सारी अब एक स्किल सेट है। बिल्कुल। सो किसी भी पोजीशन पर आप मौजूद हैं, वो वाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है, उसके लिए किस किस्म की स्किल की ज़रूरत है। जो डिग्री है, डिग्री के अंदर जो GPA है, याद रखें GPA जो होता है वो एक, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं ना तो उसकी स्कॉलरशिप के लिए वो मैटर करता है कि FSC में आपके कितने नंबर हैं, इस बेसिस पे फैसला किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा या लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप आना चाहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कंपनी में अभी 2 पोजीशंस ओपन हैं और उसके लिए जो टेस्ट है, जो यानी वैकेंसी के लिए, वो हम आपकी CVs नहीं कलेक्ट कर रहे, एक कॉग्निटिव टेस्ट है, जैसे IQ बेस्ड टेस्ट होता है, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो उसको पास करेगा वो फौरी तौर पे हम हायर कर रहे हैं। अमेजिंग। अब ये दुनिया इसी तरफ जा रही है। आप दुनिया की टॉप जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उनके ट्रेंड्स देखें और ऐसे लोगों से कनेक्ट हों। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त है जाहिद इमरान, उसका एक स्टार्टअप है इनोवेशन टॉक्स। वो दुनिया की ऐसे तमाम फॉर्चून 500 कंपनीज के जो टॉप मैनेजर्स हैं, ख़ास तौर पे HR के हवाले से, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनके साथ पॉडकास्ट करता है। सुने, यूट्यूब पे सर्च करें, उनसे पूछें कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी डिग्री मैटर करती है या स्किल सेट मैटर करता है। कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी कंपनी को वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास इस्लामियात की डिग्री है। अगर आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं तो आप हायर करेंगे। यस, आवर कंपनी इज ओपन फॉर यू। अच्छा, फिर वकार साहब, एक ये भी तो बात है ना कि यहाँ तो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स के बाद जॉब करना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? अब आप बिजनेस का पूछ रही हैं, जॉब का पूछ रही हैं? नहीं, बिजनेस अपना ज़ाती पर्सनल बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? ये एक बहुत वसी फील्ड है। इसका जवाब मैं यहाँ पे 2 मिनट में नहीं दे सकूँगा। हिंट सिर्फ है कि आप किस किस्म का बिज़नेस करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, आप कन्वेंशनल बिज़नेस करना चाहते हैं, और फिर आपके पास उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट होता है, अलबत्ता उसके अंदर ग्रो करने के चांसेस मौजूद हैं। फ़िज़िकल करना चाहते हैं तो फ़िज़िकल कारोबार का आपको तजर्बा कितना है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसके लिए मेरा सीधा सा अगेन दोबारा वही मशवरा है, जो पहले से, मिसाल के तौर पे आप कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, मशवरा ये है कि किसी कपड़े की दुकान पे 2, 3, 4, 6 महीने जॉब करें। अच्छा, देखें कि कपड़ा किस किस्म का कहाँ से आता है, कैसे सेल परचेज होती है उसकी, कैसे बिकता है, कस्टमर को डील कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ये पता चलेगा
कि कपड़े के कारोबार के अंदर पेचीदगियाँ क्या हैं, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। आप जूतों का कारोबार करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मेरा एक क्लाइंट है वो जूतों का कारोबार करता है, अब वो आना चाहता है, वो उनका कन्वेंशनल बिजनेस है, वो कहता है कि अब हमने ई कॉमर्स की तरफ इसको लेके आना है। पहले जो ई कॉमर्स के सेटअप हैं, पहले आप उसको एनालाइज करें, उनको देखें, उनकी सेल देखें कैसे होती है, लीड जनरेशन कैसे होती है, कौन कौन उनके कस्टमर्स हैं, फिर जो कोरियर ऑप्शंस हैं वो कैसे, जो COD ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं, आप कितना, आपके पास कैश चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट हो आपके पास जिससे आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, सब पेचीदगी हैं। सादा सा जुमला है, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव डन इट बिफोर यू स्टेप इनटू दैट मार्केट। बजाय इसके कि आप खुद वो करें, करके गिरें, आप ज़रूर किसी के पीछे चलें, सीखें और फिर आप करेंगे तो गिरेंगे ज़रूर, लेकिन आपके अंदर हौसला ये होगा कि मैं दोबारा उठ सकता हूँ। अच्छा माहिर साहब, मुझे बताइएगा कि बढ़ते हुए जो क्राइम्स हैं मुल्तान में, उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा इकदाम जो है वो सेफ सिटी के हवाले है, और ये बहुत बड़ा इकदाम इसलिए भी कहा जा सकता है कि मेरा ख्याल है कि जब कोई क्राइम होगा तो 90+ की रेशो है उसको ट्रेस करने की। सेफ सिटी के 300 के लगभग कैमरे हैं, इंस्टॉल हो चुके हुए हैं, अभी इसका इफ्तिताह भी बाकी है, और सुनने में यही आ रहा है कि इसके जो एंड में है, इसके अगस्त के, इसको ओपन कर दिया जाएगा। और इस वक्त मेट्रो के जो हैं बहुत ज़्यादा स्नैचिंग के वारदातों के ऐसे लोग जो जराइम पेशा मेट्रो रूट पे आते थे, मेट्रो के कैमरों के ज़रिए ट्रेस हुए, और हमें बहुत ज़्यादा हमने देखा, रिपोर्टिंग भी की कि ट्रेसिंग का जो ज़्यादा रेशो थी वो मेट्रो कैमरों की वजह से थी। तो इससे ये होगा कि सेफ सिटी से जितने हैं वो। माहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतनी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी बातें हमने की हैं। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपने नए मेहमानों के साथ, और आज बड़े अहम मौजू पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर ख़ान मुग़ल साहब, जो कि सदर हाई कोर्ट बार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब, जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़े अहम मौजू पर हम बात करेंगे। एक तो जो कोर्ट के हवाले से जो मसाइल भी हैं उन पर भी हम बात करेंगे, और इसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी जो है वो हमारे मुआशरे में एक तो बढ़ भी रही है, और फिर लोगों के पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की भी कमी है इस हवाले से। तो इस टॉपिक पर भी हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा अज़हर साहब, मुझे बताइएगा, सबसे अहम जो सवाल मैं पहला आपसे करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो कोर्ट फ़ीस टिकट थी उसमें इजाफ़ा हो गया था। जो कोर्ट फ़ीस टिकट 50 रुपये थी वो 500 रुपये तक पहुंच गई थी, जो कि एक बड़ा मसला बन चुका था। तो वो रिवाइज़ हुआ है, तो वो मुझे बताइएगा कि वो रिवाइज़ होके क्या वापस 50 रुपये पे आ गया है, और फिर किन लोगों की कोशिशों की वजह से जो है वो दोबारा से रिवाइज़ हुआ है? जी थैंक यू। ये 1870 का जो है ना ये कानून है। अच्छा। तो कोर्ट फीस एक्ट, तो ये सबसे पहले ये नकल फार्म के ऊपर 2 रुपए की कोर्ट फीस लगती थी। जब कोई केस डिसाइड हो जाता है, ठीक है, या डिसाइड नहीं भी होता तो उसकी जो अटेस्टेड कॉपी चाहिए होती है साइलिन को, तो वो एक तरीक़ाकार है, उस नकल फार्म अप्लाई करते हैं। एक नकूल ब्रांच है हाई कोर्ट में, इसी तरह लोअर कोर्ट में भी होती हैं। तो वो फार्म जमा हो जाता है, उस पर लिखा जाता है कि हमें इसकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए। तो जब वो फार्म जमा होता था तो उसके ऊपर 2 रुपये पहले लगता होता था। इसी तरह करते कराते अब जो है वो 50 रुपये, आज से कुछ माह पहले जो है वो 50 रुपये तक पहुंच गई थी उसकी कोर्ट फीस। तो नकल फार्म जमा करवाते हुए 50 रुपये की टिकट लगती थी, नकल फार्म जमा हो जाता था, कापियाँ मिल जाती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें तरमीम करके तो इसको 500 रुपया कर दिया। अच्छा। तो बढ़ना तो ऐसे ही चाहिए था, 10-20 रुपये बढ़ा देते, 50 है 70 माइनर कर देते, चेंज आता ना, 60 कर देते, 70 कर देते, 80 कर देते मैक्सिमम।
तो उसको 500 रुपया कर दिया, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती थी, हम समझते हैं। आप देखें ये सारा बैलेंस नहीं होता, अपर पंजाब, लोअर पंजाब और ये सारा सेंट्रल पंजाब, ये मुख्तलिफ इलाके हैं, और उसका सारा रहन सहन का तरीका, पेइंग मुख्तलिफ है कैपेसिटी, हर totally। चीज़ जो है। अब इस्लामाबाद का आप स्टेटस देखें, कराची का देखें, लाहौर का देखें, और फिर आप मुल्तान का, और हम आगे चले जाते हैं राजनपुर का, तो वहाँ ये बड़ा फ़र्क है। तो हम ये समझते हैं कि साउथ जो पंजाब है, तो ये बहुत बड़ा इजाफा था। तो इस सिलसिला में हमारी ये कोशिश थी कि इसको रिवाइज़ कराया जाए। मैं जब से प्रेसिडेंट बना उससे पहले ये लागू था। तो साफ ज़ाहिर है कि हमने वकला की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करना है। तो मेरी पहले दिन से ये कोशिश, हम इलेक्ट होते ही तो हमने कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि इसको हमने रिवाइज़ करवाना है। तो ये असल में इशू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। अभी ये लास्ट वीक जो है, ये उसको 500 रुपया जो था उसको ख़त्म करके 100 रुपया कर दिया गया है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये मिनिमम है इसमें 100 रुपया। ठीक है, हाँ, तो मतलब इससे- अगर इंक्रीज होनी चाहिए थी अमाउंट, तो पहले भी इतनी होनी चाहिए थी कि वो काबिल बर्दाश्त जी जी बिल्कुल। तो फिर तो ज़रूरत ही ना होती ना, हमें उसके लिए कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि एक तरतीब के साथ जो है वो चल रहा था। तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। और जो यहाँ पे बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा, क्योंकि लॉयर का जो है वो एक राब्ता जो होता है, हमारा जो लॉ मिनिस्टर होता है, हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो लॉ मिनिस्टर के ज़रिए या लॉ सेक्रेटरी के ज़रिए या चीफ़ जस्टिस, जो हमारे ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं पंजाब की, उनके ज़रिए, या चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं या अफरीदी साहब, या उनके ज़रिए जो हमारे जो मामलात होते हैं तो उनके ज़रिए ये हल होते हैं। तो अच्छा। मैंने अपनी कोशिश शुरू की, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके साथ हमने रब्ता किया। और उसके बाद हमारे वफाकी लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तो ये उनकी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी से और उनकी कोशिश से तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कायल किया। तो उसके बाद हमारी 2 मीटिंग्स हुई चीफ़ जस्टिस पंजाब मैडम आलिया नीलम साहबा से। तो उन्होंने फिर इसको, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनको ये हुक्म दिया कि ये इसको रिवाइज़ करें। तो फिर उन्होंने 500 रुपये से कम करके उसको 100 रुपये का जो है वो नोटिफिकेशन अभी लास्ट वीक कर दी है। तो उसमें हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं, परवेज़ साहब हैं, अमजद परवेज़ साहब, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि वो भी हमारी साथ मीटिंग में थे। और उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस साहबा को कायल करने की ये कोशिश की कि ये जिस एरिया से हमारा ताल्लुक़ है, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की चीफ़ जस्टिस साहबा से। मैंने कहा यहाँ पे उसकी 500 रुपया जो फ़ीस होती है नकल फार्म के ऊपर, और फिर वो पर पेज भी उसके ना पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो अगर फ़ाइल बहुत बड़ी हो तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, उसके हज़ारों में बन जाते हैं। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा हमारा जो एरिया है वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, गरीब लोग हैं, तो वो तो वकील को इतनी फ़ीस भी पे नहीं कर सकते जितनी उनको नकल अटेस्टेड कॉपी लेने में उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी, तो उन्होंने शफ़क़त की, मेहरबानी की, तो उन्होंने फिर ये रिवाइज़ करवा दिया। सर, आपको ओहदा संभाले हुए 6 माह तो गुजर गए, ऑलमोस्ट। तो आपने वकला के लिए क्या काम किया कि है? देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये भी वकला का ही काम है जो ये जिसको तो हम डिस्कस कर रहे obviously, हैं। जी जी, उसके बाद मेरी कोशिश है, ऐसे होता है कि यहाँ पे बेनेवलेंट फंड होता है कि जैसे हमारे किसी वकील साहब की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली है, उसकी मिसेज हो गई जो पीछे, उनको हम 1 लाख रुपया जो है ना वो देते हैं उसकी, ताकि पीछे फौरी तौर पे, क्योंकि वकला का ना तो कोई पेंशन होती है, ना ही कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हर वकील जो हो वो कोई अरबोंपति, करोड़पति हो या लाखपति हो। तो इसमें बेचारे बड़ी जो है वकला का भरम है, बहुत सारे वकला के मसाइल होते हैं जो कि हम समझते हैं। तो उनको हम 1 लाख रुपया जो है वो देते होते थे। तो मैंने कोशिश की है कि उसको 1,25,000 रुपया कर दिया है। तो अब पहले जो है वकला की, अल्लाह ताला हर किसी को सलामत रखे, तो वो पेंडिंग होते थे केसेस के तरतीब के साथ हम उनको पेमेंट दे रहे होते थे।
तो अब जो है इस वक्त हमारे हाई कोर्ट बार में तो हमारे पास कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। एक तो हमने इसको कोशिश करके कि जो फंड था उसको बढ़ा दिया। मेरे से पहले एग्जेक्टिव थी तो मेरे भाई हैं छोटे सजाद हैदर, मलिक सजाद हैदर मेतला साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बेनेवलेंट फंड में रकूम जो है बहुत ज़्यादा जमा करवा दी और उसका जो प्रॉफिट होता है तो वो हम जो है आगे दे रहे होते हैं कि ताकि कोई भी वकील उसे महरूम ना हो जाए, उसकी फैमिली जो है, तो उसको बढ़ा के तो जो पिछली पेंडेंसी थी वो सारी हमने निकाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तक एक तो कोई केस वो पेंडिंग नहीं है, हमने उसके पैसे बढ़ा दिए हैं। इसी तरह कोर्ट फीस का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें 3-4 माह की कोशिश करके उसको रिवाइज़ करा दिया। ये वकीलों का बहुत बड़ा जो है उनका बेनिफिट हो गया इसमें। उसके अलावा बाहर के हमारे जो है उसमें हमने बहुत सारा काम किया। मैं समझता हूँ कि वो शायद कई सालों से काम जो थे वो रुके हुए थे, तो हमने उसकी बार की बेहतरी के लिए उसके लिए हम बड़ा काम कर रहे हैं। अब हमने मुल्तान हाई कोर्ट बार का नक्शा तब्दील कर दिया, उसकी खूबसूरती के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा हमारे कमिश्नर मुल्तान जो आमिर करीम साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बार के अंदर जितना बार का एरिया है उसमें प्लांटेशन, जैसे वो पहले भी एक पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा भी है तो पूरे पंजाब में वो हो रही है, तो इसी तरह हमने अपने हाई कोर्ट की प्रीमिसेस जितनी थी उसमें हमने बहुत सारे पौधे जो हैं उनकी मेहरबानी से, कमिश्नर साहब की मेहरबानी से PHA को उन्होंने आर्डर किया तो उन्होंने करके सारा वहाँ पे ग्रासी लान हमने बना दिए, वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगा दिए हैं। वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट हमने उसका इफ्तिताह भी कमिश्नर साहब ने किया था, तो वो हमने लगवा दिया पब्लिक के लिए भी और वुकला के लिए भी। वहाँ पे पानी का बड़ा इशू था, जैसे मुल्तान का बड़ा इशू है, ये सारे वुकला के लिए। इसके अलावा एक पार्किंग प्लाजा वो हमें हाई कोर्ट की मेहरबानी से वो सर इस पर मैं पार्किंग प्लाजा पर भी मैं मज़ीद बात करूँगी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। हमारे साथ ज़ियाउद्दीन साहब भी हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, आपसे एक बड़ा अहम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी, जिसको आम ज़ुबान में बांझपन कहा जाता है। तो क्या खुराक हमारी अहम किरदार अदा करती है इनफर्टिलिटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत सी काजेज़ हैं, सिर्फ़ एक खुराक को आप नहीं कर सकते, इसमें बहुत सी काजेज़ हैं जिनको देखना पड़ेगा, फिर जाकर हम इनफर्टिलिटी की असल जो है वो बुनियाद तक पहुँचते हैं और वजूहात तक पहुँचते हैं। उसमें एक फैक्टर ग़िज़ा का है कि ये जो जंक फूड है और बहुत ज़्यादा जो है ब्रायलर का गोश्त है, ये बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर रहा है। इसके साथ हाँ चिकन, तो इसके साथ साथ जो है दूध, वो दूध जिन भैंसों को या गायों को जो है वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है और उसकी वजह से जो है उस दूध के अंदर भी वो असरात आते हैं और वो दूध जब बच्चियाँ या बच्चे पीते हैं तो उसके अंदर हार्मोनल जो है डिस्टर्बेंस होती है। जब हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो फिर जो है इनफर्टिलिटी का जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह जो जंक फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इससे ख़वातीन में ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है, मोटापा आ जाता है। जब मोटापा आता है तो उसके साथ उनके अंदर PCOS का प्रॉब्लम हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन पॉलीसिस्टिक जो है सिंड्रोम का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह जो है मेल के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उनमें जो है ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया का जो है वो इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते हैं। हमें ज़्यादातर देखिए, अब हम दो एरियाज़ को देखते हैं कि देही एरिया में आप अगर चले जाएं तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है या है भी तो ना होने के बराबर ना होने के बराबर है। उसकी वजह यही है कि वो सादा ग़िज़ाएं खाते हैं, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज इतनी होती है, जब वो ख़वातीन भी काम पे जाती हैं और मर्द भी काम पे जाते हैं तो उनकी एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि उनको इन प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो कम जाती हैं। हार्मोन उनके जो है नॉर्मेलिटी में रहते हैं। लेकिन जहाँ पर हम शहरी आबादी की बात करते हैं तो ख़वातीन एक तो काम नहीं करती, दूसरा वो जो है एक्सरसाइज नहीं करती, उनकी जो है वॉक नहीं होती, जिसकी वजह से ग़िज़ाएँ तो वो लेती हैं। फिर जब ओबेसिटी होना शुरू होती है तो उस समय एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी ख़वातीन जो है वो डाइटिंग की तरफ चली जाती हैं।
अब ख़वातीन में मैं अक्सर यही कहा करता हूँ, जब भी प्रोग्राम किए हैं और ख़ास तौर पर जो है ये गायनी के प्रॉब्लम्स पर प्रोग्राम करते हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ख़वातीन को जो है वो डाइटिंग उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से वो करती हैं। इसलिए कि पहले एक तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से खून का अखराज होता है और ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से एनेमिक कंडीशन हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी होती है फिर डाइटिंग शुरू कर देती हैं, तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पूरे ऑर्गन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और एनेमिक कंडीशन मज़ीद बढ़ती जाती है। जब एनेमिक कंडीशन बढ़ती है तो उनका वेट जो है वो फूलती चली जाती हैं। वेट नहीं बढ़ता, वो फूल रही होती हैं, ओबेसिटी की तरफ जा। और फिर जब डॉक्टर्स के पास, हमारा लाइफस्टाइल जो है ये बहुत ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो वो एनेमिक कंडीशन से बचने के लिए जो है ख़वातीन को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर उन्हें जो है वो ग़िज़ा लेनी चाहिए, बैलेंस ग़िज़ा लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट लेने के बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अज़हर साहब, आप बात कर रहे थे पार्किंग प्लाज़ा की। अच्छा, पार्किंग प्लाज़ा की जब हम बात करते हैं तो देखें ये जो कचहरी के बाहर रश जो है बखूबी उससे पूरा मुल्तान, पूरा शहर जो है एक तो डिस्टर्ब भी है, वाकिफ़ है। अच्छा, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो डेली की बुनियाद पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो एक अलग सिचुएशन है। फिर जो रोज़मर्रा के लोग यहाँ से जाते हैं अपने कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए, कुछ लोगों की स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, ठीक है, उन्होंने उन औकात में पहुँचना होता है, वो उन औकात में नहीं पहुँच पाते, बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, उन सारे मसाइल को देखते हुए पार्किंग प्लाज़ा बन गया जी। अब पार्किंग प्लाज़ा तो बन गया लेकिन वो फाल नहीं हो पा रहा। अब ऐसा है, मैं ये थोड़ी सी, आपका क्वेश्चन बड़ा रिलेटेड है कचहरी से, पार्किंग वाला। पार्किंग के मसाइल सिर्फ मुल्तान में नहीं, मैं समझता हूँ ये बाकी मुल्कों में भी हैं। मैं यूएई गया, कई दफ़ा चक्कर लगा है वहाँ पे, तो हम ये देखते थे कि सुबह सुबह जब ऑफिस टाइम होता था तो हालांकि दुबई के रोड जो हैं या उसके अबू धाबी के बहुत बड़े खुले रोड हैं, तो वहाँ पे भी लाइनें लगी होती थी ऑफिस टाइम सुबह जाने के लिए, और जब वापसी आ रहे होते हैं लोग, बहुत लंबी लंबी लाइनें, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हो, हालांकि वो 10-10 लेन का एक रोड है कम अज़ कम। तो ये मसाइल होते हैं। इसी तरह अगर हम मुल्तान में देखें तो क्योंकि कचहरी जो है वो सेंटर है तकरीबन मुल्तान का, इसी तरह हाई कोर्ट साथ है, तो पार्किंग के मसाइल जो है यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान साहब थे जब, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि क्योंकि वो मुल्तान से थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मुल्तान के लिए, अरबों रुपए का उन्होंने मेहरबानी की, और ये किसी भी चीफ जस्टिस ने इतनी स्ट्रगल नहीं की, ये उनको ये सारा क्रेडिट जो है जाता है। तो आप देखें कि कचहरी का एक नया जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट होने को है, बिल्कुल नज़दीक है, और वो अरबों रुपए का मंसूबा है, और वो पुलिस लाइन से उन्होंने वो जगह लेके तो वहाँ पे वो तैयार हो रहा है। इसी तरह अगर चौक कचहरी के आप देखें, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसका पार्किंग प्लाजा है वो भी नियर टू कंप्लीट है। तो ये मेरे ख्याल में ये चंद महीनों में वो इस वक्त फिनिशिंग हो रही है उसकी, बाकी वो सारा कंप्लीट हो चुका है, वो हैंड ओवर हो जाएगा। और वो इतना बड़ा उसमें कैपेसिटी है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आती हैं फ्लाईओवर के नीचे जो होती है, सुबह ये इशू होता है और बल्कि सारा दिन इशू रहता है, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ये सारा हर चीज़ ये क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन सर, जब पार्किंग प्लाजा बिल्कुल तैयार है, हर चीज़ ओके है, तो फाल क्यों नहीं हो पा रहा? मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो फिनिशिंग हो रही है उसमें। अच्छा। और ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं कि इसको जल्दी जो है हैंड ओवर करना भी नहीं चाहिए, कि जो ठेकेदार होता है तो फर्ज किया एक प्लान है 5 अरब रुपए का, बिल्कुल, तो जब वो हमारे हैंड ओवर कर देता है उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, चाहे उसका अभी कोई 1 करोड़ का भी रहता हो, 20 करोड़ का भी काम रहता हो, तो जब हमारे हैंड ओवर हो जाता है, एक तो वो देखें कोई भी चीज़ जो होती है
तो उसमें अगर हम उसी वक्त प्लाजे में हमारे हैंड ओवर कर दें, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। एक तो उसकी सारी बचत हो गई, वो अपना उठाएगा सामान, घर चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो काम बच जाएगा तो वो तो हमारा बच जाएगा। अब जहाँ पे हमने 2 साल 4 साल सब्र कर लिया है, तो अभी चंद महीनों की, दिनों की बात है, क्या कंप्लीट हो पॉसिबिलिटी जाएगा। है, मुमकिन सूरत हाल क्या है कि कब जो है पार्किंग प्लाजा फाल हो सिर्फ जाएगा? चंद महीनों में ये अभी 2 हफ्ते पहले हमारी मीटिंग हुई थी इसी इशू पे, और चीफ जस्टिस साहबा से भी, और उनसे टाइम भी ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, उसके पीछे भी हमारे बारूम की जो बैक साइड है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा, वो भी कंप्लीट है। ये जो टाइम दिया गया है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, वो 2026 तक है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें बहुत जल्द चंद महीनों में कंप्लीट करके हमारे हैंड ओवर कर रहे हैं। वो भी फिनिशिंग पे है। यानी हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ माह में ये फाल हो जाएगा और ये जो मसला है पार्किंग का ये हल खत्म हो जाएगा। चौक कचहरी भी आपको क्लियर मिलेगा, हाई कोर्ट के रोड के ऊपर भी वो भी आपको क्लियर मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अगर इनफर्टाइल ख़वातीन हैं तो उनको कौन से ऐसे विटामिन्स लेने चाहिए जिनसे इनफर्टिलिटी की रेशो जो है वो थोड़ी कम हो जाए, या फिर वैसे ही ख़वातीन जो कि कंसीव भी करना चाहती हैं तो उनको कौन से ऐसे विटामिन्स हैं वो लेने चाहिए? देखिए जी, विटामिन की तरफ तो तब जाएंगे, सबसे पहले तो आप उनकी डायग्नोज करें। वो अपनी डायग्नोज किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उनकी डायग्नोज हो कि असल में प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मेडिकेशन तो बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो आपको उनकी डायग्नोज चाहिए, क्या प्रॉब्लम मेल में है या क्या प्रॉब्लम फीमेल में है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो कंसेप्ट बड़ा गलत है कि हम ख़वातीन को तख्ता मश्क बना देते हैं और उनके टेस्ट वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि सबसे पहले जो है आप मेल के टेस्ट करवाएं, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर फीमेल की तरफ जाएं, ताकि उसके जब हम टेस्ट करवाते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो बाद में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ख़वातीन में बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो उससे पहले जो है मेल के टेस्ट करवाने के बाद फिर उस ख़वातीन को जो है आप टेस्टों की तरफ ले जाएं और उनकी डायग्नोज करें। जब वो डायग्नोज हो जाएगा तो फिर मेडिसिन की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले आप अगर वो अपनी ग़िज़ाएं बेहतर कर लेते हैं, अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं, अपनी डाइट में जो है वो आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर अगर जब जूसेस की बात करते हैं तो पेशेंट जो है वो डिब्बे वाले जूसेस शुरू कर देते हैं। वो डिब्बे वाले जूसेस खुद पॉइजन है। 29% से 39% तक जो है जब उनको टेस्ट किया जाता है तो उनके ऐसे केमिकल हैं जो पॉइजन वाले हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो आप डब्बे में जूसेस ले रहे हैं या बॉटल्स में जूसेस ले रहे हैं, वो जूसेस नहीं है, वो आर्टिफिशियल जो है फ्लेवर्स हैं। अगर उनमें थोड़ा सा एसिड डाल दें, उनका कलर भी जो है बिल्कुल वाटर की तरह हो जाएगा और उनका जायका भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेश जूस के अंदर आप वो वही एसिड जो उसमें डाल रहे हैं वो डालेंगे तो उसका चेंज नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं उनको कहा जाता है कि आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें जी। तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या फॉलिक एसिड फ़ायदेमंद है? फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है? फॉलिक एसिड इसलिए दी जाता है कि देखे जाता है कि यहाँ पर एनेमिक कंडीशन है, खून की कमी है। फॉलिक एसिड जो है खून की कमी को पूरा करता है, इसलिए डॉक्टर्स रात जो है वो फॉलिक एसिड शुरू करवा देते हैं और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है इस हद तक कि उनके एनेमिक कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है। नुकसान तो नहीं होता? नुकसान एज सच नहीं होता, क्योंकि वो तो एक जो है विटामिन टाइप चीज़ है। अच्छा। तो फॉलिक एसिड से नहीं होता, उसमें आयरन डेफिशिएंसी को उसने ठीक करना है, वो ठीक करता है और एनेमिक कंडीशन ठीक होती है। उससे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि फॉलिक एसिड खाने से कंसीव नहीं कर सकती खातून, सिर्फ उसके अंदर जो वीकनेस है वो पूरी हो जाती है।
असल काज की जो है, मेन काज जो होगा उसको पकड़ना पड़ेगा। क्या उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं हैं, या कोई और यूट्रस का प्रॉब्लम है, या उसके एग जो है वो सही तरीके से नहीं बन रहे। अगर एग सही बन रहे होंगे तो फिर उसके अंदर फिर एक और चीज़ आ जाती है कि हमारे लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से डेज जो है ज़्यादा खवातीन और मेल के लिए होते हैं कि वो आपस में जो इंटरकोर्स करेंगे तो उनके जो है वो कंसीव होगा। मेंसेस के बाद अगर वो 10वें दिन से 14वें दिन तक, ये बहुत बेहतरीन पीरियड, 4 दिन का पीरियड बहुत इफेक्टिव होता है कि जिसमें जो है खवातीन कंसीव कर जाती हैं। अक्सर जो है डॉक्टर्स जो है वो भी सही जो है गाइड नहीं करते कि आपने किस तरह से जो है आपने ये प्रोसेस है। ये अच्छा, क्या चिकनाई वाली जो चीजें हैं ये खाने ये वजह बन सकती हैं इनफर्टिलिटी की? देखें जी, प्रोटीन जब ज़्यादा लेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, वाक बहुत ज़रूरत है। प्रोटीन आप लेते जाएं, ओबेसिटी होती जाएगी, आपके अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाएंगे। आप वाक नहीं करेंगे, उसको जो है बर्न नहीं करेंगे। जब प्रोटीन लेते हैं तो उसको बर्न करने की और उसको बॉडी के अंदर जो है जज्ब करने की भी चीज़ साथ होनी चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी ठीक रहे, आपके बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जो है और वो कुव्वत मुदाफ़त है वो भी ठीक रहे, और आप जो है एक्टिव रहें। मैंने ऐसे भी ख़वातीन देखी हैं जो 20, 25, 30 साल की बच्चियां होती हैं, लेकिन वो कह रही होती हैं जी हमारे तो कमर में दर्द है, हमारी टांगों में दर्द है, हम तो चल नहीं सकती, हम बैठी हुई हैं, और फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर कंसीव कहाँ से करेंगे? ये भी एक मसला है। अच्छा, फिर ओबेसिटी के अलावा भी अगर आप देखें, वो ख़वातीन जो कि बड़ी पटीट सी होती हैं और दुबली पतली होती हैं, उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। उनके अंदर जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम अक्सर बताया जाता है। फिर बात वहीं आ जाती है कि मेल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि मेल अपने टेस्ट करवाने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं जी हम ठीक हैं, ऐसा ही हमारा सब कुछ ठीक है ना। वो दूसरी तीसरी शादी करके दूसरी वो और ख़वातीन को भी जो है बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं। अक्सर जो है ऐसी ख़वातीन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ उनकी जो है ग़िज़ा को बेहतर कर दें, ठीक है, वो कंसीव कर जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि उधर भी ठीक हो, दोनों जो है कंपोनेंट अगर ठीक होंगे तो फिर जो है प्रॉब्लम इतने नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि सर अब आपके 6 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और आपने बताया कि आपने अपने ड्यूरेशन में बड़े इफ़ेक्टिव काम भी किए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आइंदा जो आपके आने वाले 6 माह हैं उनमें आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं और क्या काम है जो आपकी पाइपलाइन में है और आप करना चाह रहे हैं उनको। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, और आज जो सब्जियों और फलों के रेट हैं वो भी जान लेते हैं कि आज के रेट्स क्या हैं फ्रेश, और गवर्नमेंट की जानिब से कौन से रेट्स बताए गए हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में और हमारे शहर में किस रेट से वो सब्जियां और फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जान लेते हैं। सलमान ज़मीर हमारे साथ हैं। जी सलमान, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्तान शहर में महंगाई के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, और महंगाई कौन सी है, ये महंगाई हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि खुद साख्ता तौर पर आवाम की तरफ से की जाने वाली महंगाई की बात कर रहे हैं कि इस वक्त प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनके गैर फ़ाल होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर जा चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो महंगे दामों सब्ज़ी और फल ख़रीदने पर मजबूर हैं। बात करेंगे सरकारी नेकनामे की, तो सरकारी नेकनामे में अदरक 460 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में अदरक जो है वो 580 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नेकनामे में लहसुन जो है वो 250 रुपये उसके जबकि
मार्केट में लहसुन जो है वो 350 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे में आलू 90, प्याज 50, टमाटर 76 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट के अंदर आलू 120, प्याज 70 और टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में शिमला मिर्च 130, गोभी 108, सब्ज़ धनिया 214, जबकि पालक जो है वो 32 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट के अंदर शिमला मिर्च 180, गोभी 120, सब्ज़ धनिया 250, जबकि पालक जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से फलों की बात करेंगे तो फलों में सेब जो है वो 210, पपीता 375, चीकू 268 और गरमा जो है 192 रुपये फ़ी किलो उसका रेट मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में सेब 280, पपीता 450, चीकू 300 और गरमा जो है वो 220 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे में आड़ू की बात करें तो 160 रुपये, खुबानी 320, आलू बुखारा 428 और मीठा जो है वो 98 रुपये फ़ी किलो जो है उसका रेट मुकर्रर किया गया है। मार्केट में आड़ू 200, खुबानी 350, आलू बुखारा 500, जबकि मीठा जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में अंगूर और नाशपाती जो है उसका 160 रुपये रेट मुख्तस किया गया है, अनार 236 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन है। मार्केट में नाशपाती 200, अंगूर 600, अनार 350, जबकि केला जो है 180 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। फलों के बादशाह आम की बात करते चलें तो आम का सरकारी निर्ख जो है देसी आम का वो 108 है, अनवर रटोल 160 है, चौंसा 236 है, जबकि काला चौंसा भी मार्केट में आ चुका है, उसका रेट 118 रुपये जो है वो मुख्तस किया गया है। मार्केट में देसी आम जो है 130, अनवर रटोल 200, सफ़ेद चौंसा 250, जबकि काला चौंसा जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें ताकि आवाम जो है वो सस्ती और मेयारी सब्ज़ी और फल जो है वो ख़रीद सके। जी सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों और फलों के रेट्स बताए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से अगर किसी चीज़ में रेट्स में कमी आती है तो वो आवाम की जानिब से बढ़ जाते हैं रेट्स, यानी हर तरह से देखा जाए तो आवाम कहीं ना कहीं से पिस रही है। तो हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स और वो तमाम लोगों को एफ़र्ट करनी है ताकि ये खुद साख्ता जो महंगाई है इस पर हम कंट्रोल कर सकें। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक बड़ा मज़ेदार सा सेगमेंट होता है, बर्थडे विशेस का सेगमेंट होता है, जहां हम बर्थडे विश करते हैं। आप हमें हमारी स्क्रीन पे जो लाइव कॉल का नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं पिक्चर्स, ताकि हम भी आपकी खुशियों में शरीक हो सकें और हम आपको बर्थडे विश कर सकें। अच्छा जी, आज जिनका बर्थडे है बताते चले, ताहिर रज़ा साहब जो कि डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर सिटी न्यूज़ नेटवर्क हैं। हैप्पी बर्थडे ताहिर साहब। पूरी रोही टीवी की जानिब से हम आपको आपकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खुशी के साथ अपना ये दिन गुजारें और सेहतमंद ज़िंदगी में। और मलिक वकार की आज बर्थडे है, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी। मलिक वकार साहब, आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे गेस्ट की जानिब से और रोही टीवी की पूरी टीम की जानिब से, और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा। ओके जी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रही थी, हम ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि आपका 6 मंथ्स का ड्यूरेशन कंप्लीट है, 6 मंथ्स आर रिमेनिंग, तो उन आइंदा 6 माह में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप क्या काम करने वाले हैं? देखें जी, मेन तो मेरी कोशिश है कि इलेक्शन जो है हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो बायोमेट्रिक होने चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा पहले दिन से इलेक्शन जीतने से पहले भी ये मेरे ज़हन में ये था और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। जहाँ हमें छोटी मोटी दुश्वारी आती है वो फंड का जो है ना कमी होती है कि हमारे जो हाई कोर्ट बार की जो इनकम है, कोई वो छोटे छोटे कोई चीज़ें होती हैं, स्टॉल वगैरह या कोई हल्के फुल्के, वहाँ से बहुत एक मिनिमाइज जो है वो इनकम है। तो हमें जाना पड़ता है लामाला, अपने गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है उनके पास जाना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी होती है। तो मैं अपने लॉ मिनिस्टर का इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का जो है वो फंड दिया। अच्छा। कि जो हम उसकी जो हमारे मुलाजमीन हैं, 37 मुलाजमीन हैं हमारे इस वक्त हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को दे रहे हैं, और बाकी भी मैंने बहुत सारे बार के जो हैं उसकी रेनोवेशन के और बहुत सारे काम जो है चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अपने टेनोर में ये सारा कंप्लीट करवा लूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, आलमोस्ट 3 डिवीज़न बन जाते हैं
ये इधर से बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है, आगे हम्म। बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, और इधर जाएं तो आगे सिंध शुरू हो जाता है, इधर साहिवाल और इधर बूरे वाला जो है, तो ये इधर तौसा, ये सारा एरिया जो है, तो हर बार में जाके ये बायोमेट्रिक वहाँ से स्कैन करने पड़ेंगे, वो टीमें भेजनी पड़ेंगी, वो डिवाइसेज लेनी पड़ेंगी। इसके ऊपर बहुत सारी मैंने एक पूरी टीम बना दी है, इसमें बहुत सारा वर्क हो चुका है, और इसको जो है अभी हमने स्टार्ट कर देना है। अभी लॉयर की छुट्टियाँ चल रही हैं, बिल्कुल। जैसे जुलाई की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, क्योंकि तादाद बहुत कम होती है वकला की। लोअर कोर्ट में अगस्त में छुट्टियाँ होती हैं, हाई कोर्ट में जो है वो जुलाई और अगस्त 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं। जैसे छुट्टियां ख़त्म होंगी, मेरी कोशिश होगी कि ये टीमें हर बार में जाके बहुत जल्द ये बायोमेट्रिक करवा के और ये नादरा से मिल के, और उससे जितने कोई जाली वकले हैं या कोई जो जॉब वगैरह करते हैं, जो ये सारा बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और उसमें कोई दूसरा सिस्टम भी नहीं होगा। जैसे आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में बायोमेट्रिक के जरिए इलेक्शन होते हैं, इसी तरह हमारा लॉयर का भी एक, तो मेरा ये जो है ना, ये मेरी कोशिश है, और ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। होपफुली कि ये हो चीज़ जाएगा। अगर इन एक्शन आ जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे भी हल हो जाएंगे और इससे। दूसरा जो है हमारा, क्योंकि यहाँ से हमारे वकला जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वो ठीक है। लाहौर में है तो या इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है कि उसको अपना नेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट वीडियो के करके। जरिए जो है कि ठीक वो है, अपना ऑनलाइन हो मुल्तान में- जाएगा मुल्तान सिस्टम। में खड़े होके ओके वकला जी। साहबान अपना केस जो है वो ठीक है परफॉर्म कर लें। व्यूअर्स ब्रेक पे जाएंगे हम, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, आजकल क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जैसे जैसे वो कहते हैं ना, जनरेशनल गैप बढ़ता जाता है, जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं, वक्त बदलता जाता है, तो खाने पीने से लेके बाकी चीज़ों में भी चेंजिंग्स आती हैं, इनोवेशंस आती हैं। तो आजकल हम कॉफ़ी का इस्तेमाल देखा देखे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ट्रेंड भी एक सेट हो चुका है कि कॉफ़ी पीना, सुबह दोपहर शाम कॉफ़ी पीना। तो आपको क्या लगता है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल भी इनफर्टिलिटी की वजह बन सकती है? देखिए जी, बात ये है कि हर चीज़ का एक्सेसिव यूज़ वो नुकसानदेह होता है। अगर आप दिन में 2 टाइम कॉफ़ी पी लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, 2 दफ़ा पीने से कोई नुकसान कोई नहीं? नुकसान नहीं है। वो बहुत से प्रॉब्लम को आपके ठीक करती है, हत्ता कि आपके लीवर को जो है वो अच्छा। डिटॉक्स भी करती है और बहुत बेहतर करती है। आपके इंसोम्निया को, कि जो नींद ना आने के प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी वो नॉर्मल कर देती है। होम्योपैथी में कॉफ़ी से बनाई हुई एक दवाई है कॉफ़िया, जिसको नींद ना अच्छा। आती हो वो दी जाती है और उसे नींद आ जाती नींद है, आ जाती पुरसकून है। नींद आती है। ठीक है ना, तो वो मेंटल लेवल को भी बेहतर करती है। इसलिए कॉफ़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफ़ी का कोई ताल्लुक नहीं है लामाला इनफर्टिलिटी से। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो जंक फूड की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। देखिए, मालिक कायनात ने आपके मैदे के अंदर पहले तेजाब रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है, और अगर उस एसिड को इकट्ठा करके निकाला जाए ना, तो आप लोहे के कील को आराम से जो है पिघला सकते हैं उसे, वो इतना ज़्यादा है। और मज़ीद जब आप उसके ऊपर वो डालेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो एसिडिटी के इश्यू शुरू हो जाएंगे, हार्ट क्योंकि फ्लैशेस शुरू हो हर छोटे से जाएंगे। छोटे बच्चे को भी है, बड़े से दूसरा, बड़े को भी उसके है। अंदर कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह जो आपका जंक फूड यूज हो रहा है उसके अंदर ऐसे चीज़ें डाली जाती हैं जिनके अंदर जो है वो स्टीरॉयडल थेरेपी, स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से जो है ओबेसिटी भी होती है, और ये साथ सारे जो है मसाइल शुरू पीसीओएस होते का हैं। प्रॉब्लम होता है, और लिकोरिया और ये ठीक है। प्रॉब्लम्स अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, फल और सब्जियां या फ्रेश जूसेस कौन से लेने चाहिए जो कि हेल्प आउट करते हैं देखिए जी, इनफर्टिलिटी को कम करने में? हमारा जो लोग हैं वो जिस तरह अभी बता रहे थे रेट्स कि इतने महंगे हैं, हर बंदा वो नहीं खा सकता। आसान तरीका है कि अगर एक चुकंदर रोज ले लिया जाए, चुकंदर, एक चुकंदर, एक गाजर और ठीक एक है। खीरा, एक चुकंदर, एक गाजर और और खीरा, एक इसका खीरा। सैलेड बना लें। 3 नहीं सैलेड नहीं, उसका अच्छा। जूस बनाएंगे।
अच्छा। चंद पत्ते उसके अंदर जो है वो आप पुदीने के डालें, चंद पत्ते जो है उसके अंदर जो है आप धनिया के डालें, ठीक है। और उसको जो है ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसको जो है छान लें, उसका जो जूस निकलेगा उसमें थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च डाल लें और वो पी लें। वो आपके लिए बेहतरीन है। वो आपके खा भी सकते हैं हम? जी खा भी सकते हैं, वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। वो आपके खून की कमी को पूरा करेगी। वो आपके लीवर के अंदर अगर फैटी लीवर्स है और लीवर प्रॉब्लम कर रहा है, उसके फैट्स को वो नॉर्मल कर देगी, डिटॉक्स कर देगी। अंदर जो आपके लीवर में जहर इकट्ठे हैं उनको आपकी बॉडी के अंदर जितना जहर है उसको निकाल देगी। इसी तरह रात सोते वक्त अगर नीम गर्म पानी के अंदर आप आधा लीमू निचोड़ के पी लेते हैं तो वो आपके गुर्दों को भी साफ कर देगा, आपकी पूरी बॉडी को नॉर्मल कर देगा और आपके वेट को भी लॉस करेगा। ठीक है, यानी ये इसके बहुत फायदे हैं। बहुत से फायदे। अच्छा डॉक्टर साहब, नींद का इतने कोई फायदे हैं कि हम अगर यहाँ गिनवाना बैठे तो टाइम नहीं है हमारे अच्छा पास। चलें, मुझे बता दें एक आखिरी सवाल के नींद का क्या ताल्लुक है इनफर्टिलिटी से? नींद का बहुत बड़ा ताल्लुक है। आपको मालिक कायनात ने रात सोने के लिए बनाई, दिन काम करने के लिए। अब अगर आप सारा रात जागते रहते हैं, ये जो हमारे पास एक खबीस चीज आई है, इसने हमारी नींदें उड़ा दी है। ठीक ऐसा है ही ना? है। हम इसको देखते हुए सारी रात जो है इसको देखते रहेंगे और नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप खुद बताएं कि उससे बॉडी पे आपके क्या फर्क पड़ता है। आप उठेंगे, आप लेजी रहेंगे, होगी, लेजीनेस होगी, आपने जो काम करने हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, टेंशन होगी। जब एंजाइटी और टेंशन होगी आपका स्टमक बर्बाद होगा, स्टमक बर्बाद होगा तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। कनेक्टेड है एक दूसरे कनेक्टेड से है सारी पूरी चीजें। बॉडी। जब वो सारी चीजें नहीं होंगी, देखिए 6 घंटे जो है वो हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि कम से कम सोना चाहिए। कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, इसलिए कि जो आपने ग़िज़ा खाई है वो जब आपकी बॉडी पुरसकून होगी तो वो ग़िज़ा आपकी बॉडी को जो है बूस्ट करेगी और एनर्जी देगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे। जब नहीं सोएंगे तो वो एक तो ग़िज़ा सही तरीके से हजम नहीं होगी, सुबह उठेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, टेंशन का शिकार होंगे, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी इधर गिर कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा है, तो आप उस बॉडी से क्या लेना चाहेंगे। अच्छा अजहर साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट केसेस की मुल्तान में ऑनलाइन समाअत के हवाले से क्या कोशिशें की जा रही हैं? हमारी कोशिश ये है कि इसको ऑनलाइन जो है ये करा दिया जाए वीडियो कॉल के ज़रिए, कि जैसे इस्लामाबाद का सफ़र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस दफ़ा काफ़ी सारे वकला हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं मुल्तान हाई कोर्ट बार के और पूरे साउथ पंजाब से जो रिलेटेड हैं, और आलमोस्ट 2 दिन का काम है। अगर कोई केस हो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो 2 दिन, 1 दिन जाने में लग जाता है, वहाँ केस करके 1 दिन आने में लग जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि इसको वीडियो कर दिया जाए लिंक के थ्रू मुल्तान में भी खड़े होकर वो अपना केस जो है। ठीक है जी अजहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें जो पार्किंग के हवाले से भी जो चीज़ें बताई हैं, जो ओवरऑल डिस्कशन हुई बड़ी फ्रूटफुल थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप भी तशरीफ़ लाए और आपने अहम मौजू पर बात की। मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।